स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस क्लास में हम लोग प्रधान शिक्षक की तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। यूनिट सेकंड हमारा चल रहा है। आज हम लोग यूनिट सेकंड में डॉक्टर जाकिर हुसैन के संबंध में कुछ डिस्कशन करेंगे, उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को समझेंगे और साथ ही उनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे। तो आइए बढ़ेंगे क्लासेस की ओर। और क्लासेस की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे प्रधान शिक्षक से संबंधित सभी क्लासेस आ रहे हैं और अभी तक हमारे इतने क्लासेस आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने इन क्लासेस को वॉच नहीं किया है तो एक बार ज़रूर वॉच कीजिएगा। और नोट्स के बारे में आप लोगों की क्वेरी बराबर आ रही है, तो नोट्स के ऊपर काम चल रहा है। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। आज हमारा टॉपिक डॉक्टर जाकिर हुसैन से संबंधित है। तो सबसे पहले हम लोग डॉक्टर जाकिर हुसैन से संबंधित एक उनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन का संक्षिप्त परिचय: भारत के स्वतंत्रता सेनानी एवं भारत के तीसरे राष्ट्रपति और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक राष्ट्रपति के रूप में रहा और ये सबसे कम समय तक का जो राष्ट्रपति कार्यकाल अभी तक है, तो सबसे कम समय तक का राष्ट्रपति कार्यकाल इनका रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन का। और क्यों रहा है इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में 8 फरवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। एक धनाढ्य पठान परिवार में हुआ था। तो इनकी फैमिली जो है वो समृद्ध थी। इटावा में उनकी माध्यमिक शिक्षा संपन्न हुई थी। MAO कॉलेज अलीगढ़ से इन्होंने BA किया। इसके बाद ये आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए बर्लिन यूनिवर्सिटी गए और वहाँ से इन्होंने इकोनॉमिक्स में हायर एजुकेशंस को प्राप्त किया। सन 1920 ईस्वी में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और उस स्थापना के क्रम में जो संस्थापक मंडली होती है तो संस्थापक सदस्यों में से एक डॉक्टर जाकिर हुसैन भी थे। 1926 से लेकर के 1948 तक वे जामिया के कुलपति पद पर रहे। सन 1948 से 1956 तक वे अलीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। इसके बाद सन 1948-49 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य के रूप में ये नियुक्त हुए। ठीक है। और इसके बाद फिर सन 1957 से 1962 तक बिहार के राज्यपाल भी रहे। तो बहुत ही ज़्यादा उच्च कोटि के विद्वान थे और लगभग तमाम उच्च पदों पर ये आसीन भी हुए। 1962 ईस्वी में वे भारत के उपराष्ट्रपति नियुक्त हुए। ठीक है। और फिर सन 1963 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो एक से एक अचीवमेंट, ठीक है, जो सर्वश्रेष्ठ अचीवमेंट्स होते हैं किसी भी एक आम व्यक्ति के ज़िंदगी में, आम तो नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि आम व्यक्ति के ज़िंदगी में इतने सारे अचीवमेंट नहीं होते हैं। एक खास व्यक्ति और खास से भी खासम खास कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति थे ये और भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में इनका नाम लिखा जाता है। अंततः वे 1967 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए और राष्ट्रपति रहते हुए ही इनका देहावसान 3 मई 1969 ईस्वी को हो गया था। इसीलिए सबसे कम समय काल इनका राष्ट्रपति के रूप में रहा है। ठीक है। तो ये इनका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। इस शॉर्ट इंट्रोडक्शन में आप लोग सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। ये कुलपति के पद पर भी नियुक्त हुए, राज्यपाल के पद पर भी आसीन हुए, उपराष्ट्रपति भी रहे, अंततः राष्ट्रपति भी बने। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1963 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और ये उन चुनिंदा व्यक्तियों में से एक हैं जिन्हें जीवित रहते हुए भारत रत्न दिया गया। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें अब इनके शैक्षिक लेख बाल केंद्रीय शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के लेख जो हैं वो आप इंटरमीडिएट की हिंदी की किताब में पढ़ सकते हो। ठीक है। दिगंत भाग 2 में 13वां अध्याय शायद है, वह जो अध्याय है वही मेन अध्याय इनका है और आप उसको अगर पढ़ लेते हैं तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो भी अपने मंतव्य दिए हैं आप उसको समझ जाइएगा। ठीक है। तो उस आलेख से यहाँ संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे। 10 मार्च 1936 और 31 मई 1942 को ऑल इंडिया रेडियो पर इनका प्रसारण आया था। ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारित
संबोधनों को लेख के रूप में शामिल किया गया। उन्हीं संबोधनों को, जो इन्होंने अपना वक्तव्य दिया था, उन वक्तव्यों को ही एक लेख के रूप में शामिल किया गया। और इन लेखों में जाकिर हुसैन द्वारा शिक्षा संबंधी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार प्रस्तुत किए गए हैं और उनकी शिक्षा के संबंध में जो अवधारणाएं थी उसी से संबंधित यहाँ कुछ फैक्ट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उनकी शिक्षा का मूल उद्देश्य जनसमूह को साक्षर करना नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन हेतु शांति और प्रगति के रास्ते पर एक सृजनशील मनुष्य बनाना है। क्या बनाना है? एक सृजनशील मनुष्य। सृजनशील यानी कि उसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी हो, वह अपने प्रोडक्टिविटी से समाज को लाभान्वित कर सके। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार शिक्षा व्यक्ति में ज्ञान, संस्कृति, मूल प्रवृत्तियां आदि को विकसित करती हैं। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट अभी आ सकता है कि शिक्षा व्यक्ति में ज्ञान, संस्कृति, मूल प्रवृत्तियां आदि विकसित करती हैं। यह कथन किनका है? तो यह कथन डॉक्टर जाकिर हुसैन का है। उन्होंने कहा कि वर्तमान कठिनाइयों और ज्वलंत समस्याओं का समाधान हम तभी कर सकते हैं जब प्राचीन भारतीय मूल्यों, सूफी संतों तथा पाश्चात्य दार्शनिकों द्वारा मानवता को प्रदान किए गए मूल्यों का सहारा लें। कहने का मतलब है कि वैश्विक परिदृश्य में जितने भी महान व्यक्तित्व हुए, उन्होंने मानवता की भलाई के लिए, इंसानियत की भलाई के लिए जो भी बातें कही हैं, उनके जो मूल तत्व हैं, हमें उनका अनुकरण करना चाहिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत में अंग्रेजों द्वारा चलाई जा रही शिक्षा नीति के विरोधी थे, क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था सैद्धांतिक तथा मात्र मानसिक विकास पर बल देने वाली थी। चारित्रिक विकास के गुण उनमें नहीं थे, इसलिए वे अंग्रेजी शिक्षा के विरोधी थे। इसके लिए उन्होंने संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करने का इरादा बना लिया। उनका मानना था कि शिक्षा में अव्यवहारिक ज्ञान निरर्थक है, वैसा ज्ञान जिसमें व्यवहारिकता नहीं हो वह मनुष्य के लिए निरर्थक है। उन्होंने शिक्षा के सिद्धांतों और प्रयोगों दोनों पर बल दिया। सिद्धांत के साथ साथ प्रयोग भी होने चाहिए। प्रैक्टिकली अगर हम उसका इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में कर सकें तभी वह ज्ञान हमारे लिए यूज़फुल है, उपयोगी है। आगे इनके द्वारा जो शिक्षा व्यवस्था और पाठशालाओं का निर्धारण किया गया, जो अवधारणाएं प्रस्तुत की गई, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डॉक्टर हुसैन ने शिक्षा व्यवस्था एवं विद्यालय व्यवस्था पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि विद्यालय सामाजिक जीवन का आदर्श है। विद्यालय क्या है? तो विद्यालय सामाजिक जीवन का आदर्श है। वे क्रिया प्रधान विद्यालय को विशेष महत्व देते हैं। ऐसा विद्यालय होना चाहिए जहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए, है ना, बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाया जाए। केवल थ्योरेटिकल नॉलेज से बच्चे कुछ सीख नहीं पाते हैं। जो भी बेहतर सीखने की जो प्रक्रिया होती है, बेहतर सीखने की जो प्रक्रिया होती है, वह कहाँ से आती है? वह प्रैक्टिकल नॉलेज से आती है। ये कहना था डॉक्टर जाकिर हुसैन का। डॉक्टर हुसैन ने शिक्षा के 4 परंपरागत स्तर पर अपने विचार इस प्रकार रखे, और इसमें सबसे पहला इनका था पूर्व प्राथमिक शिक्षा। और आज देखिए NEP 2020 में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का बहुत ही ज़्यादा विशेष जोर दिया गया है और इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़ोर शोर से हो रहा है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा को उन्होंने विशेष महत्व दिया। बालक के विकास की गति को जितनी शीघ्रता उसकी पूर्व प्राथमिक अवस्था में होती है, उतनी अन्य आयु अवस्था में नहीं होती है। और वर्तमान समय में कई शोध इस बात को बिल्कुल सिद्ध साबित करते हैं, है ना। 6 वर्ष की अवस्था तक होते होते इंसान का मस्तिष्क 85% डेवलप हो जाता है। तो इस दृष्टि से यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक के शारीरिक विकास पर विशेष बल देना चाहिए। वास्तव में यह निर्माण की अवस्था है। निर्माण की अवस्था कौन सी है? पूर्व प्राथमिक अवस्था। ठीक है। अतः बालक के उचित विकास में घर एवं विद्यालय दोनों का अपना अपना अलग दायित्व है और दोनों ही स्थानों पर, दोनों ही स्थलों पर बच्चे के सर्वांगीण विकास हेतु संपूर्ण तरीके से बच्चे के विकास के ऊपर कार्य करना चाहिए। ये कहना था डॉक्टर जाकिर हुसैन का। इसके बाद इनका जो दूसरा लेवल था वो है प्राथमिक शिक्षा का। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शिक्षा के संबंध में जो विचार दिए, वास्तव में उनमें केंद्र बिंदु बालक की शिक्षा ही है। उन्होंने बालक की प्रारंभिक शिक्षा पर विशेष बल दिए। इसलिए उनका विचार था कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु या इससे अधिक समय तक के लिए शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क होनी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे महानुभाव हुए, महापुरुष हुए, जिन्होंने प्रारंभ में शिक्षा को अनिवार्य बनाने की वकालत की, लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से इसका इम्प्लीमेंटेशन
तरीके से नहीं हो पाया। आखिरकार इसे एक लंबे अरसे के बाद, आज़ादी के लंबे अरसे के बाद देखा जाए तो 2010 में लागू हुआ है ना, 1 अप्रैल 2010 को RTE एक्ट लागू हुआ, जबकि इसे शुरू में ही लागू हो जाना चाहिए था। राज्य का कर्तव्य होना चाहिए कि प्राथमिक शिक्षा के प्रसार एवं उन्नति में सहायता करें। डॉक्टर हुसैन ने बाल्यावस्था में बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनके स्वास्थ्य को लेकर भी अपने विचार दिए। बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य की जिम्मेदारी केवल उनके माता पिता की ही नहीं है, अपितु सरकार की भी है, क्योंकि बच्चे आने वाले कल के नागरिक हैं और उनकी पूरे तरीके से, है ना, एक सर्वांगीण विकास अगर हम चाहते हैं तो संपूर्ण रूप से सरकार की जिम्मेदारी भी इसमें बनती है। तीसरा इनका लेवल था माध्यमिक शिक्षा का। बालक जब माध्यमिक स्तर पर आता है तो उसमें इस आयु की मानसिक शक्तियों का विकास होने लगता है। आलोचनात्मक प्रवृत्ति का विकास भी इसी अवस्था में प्रारंभ होता है। इस दृष्टि से माध्यमिक स्तर की शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाए। माध्यमिक स्तर पर सांस्कृतिक लक्ष्य को विशेष रूप से रखना आवश्यक है, परंतु लक्ष्य उचित प्रकार से स्पष्ट हो तभी वह सांस्कृतिक लाभ पा सकता है। डॉक्टर हुसैन ने सांस्कृतिक उद्देश्य एवं विश्वास के साथ जीविकोपार्जन के उद्देश्य को भी सम्मिलित करने का सुझाव दिया और उन्होंने कहा कि माध्यमिक स्तर से ही बच्चों को प्रैक्टिकल ज्ञान देना अनिवार्य है। इसके बाद आता है इनका चौथा स्तर उच्च शिक्षा का। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने विश्वविद्यालय स्तर पर स्वायत्तता की मांग की। स्वायत्तता का मतलब ऑटोनॉमी, स्वतंत्रता। उन्होंने विश्वविद्यालय को विचारों का घर माना। विश्वविद्यालय को इन्होंने विचारों का घर माना, यानी कि जो भी विद्यार्थी यहाँ आते हैं उनमें अनेक तरह के डाइवर्स थिंकिंग होती है, उनके विभिन्न प्रकार के विचार होते हैं। एक ही विषय वस्तु पर, एक ही बिंदु पर, एक ही मुद्दे पर अलग अलग विद्यार्थियों के अलग अलग विचार होते हैं। तो विश्वविद्यालय में जो बच्चे अध्ययन करने के लिए आते हैं वो उस आयु अवस्था तक पहुंच जाते हैं जब उनमें तार्किक क्षमता का विकास हो चुका होता है, उनमें समालोचनात्मक प्रवृत्ति का विकास हो चुका होता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय क्या है, विचारों का घर है। विद्यार्थी इस स्तर पर स्वतंत्र रूप से अन्वेषण द्वारा नवीन विचारों को प्रतिपादित कर सकें एवं अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकें, ऐसी व्यवस्था करनी होगी। विद्यार्थी के अंदर सत्य और पूर्णता की खोज के प्रति वास्तविक जिज्ञासा और आस्था हो, ताकि उनमें मानवीय मूल्यों का विकास हो, साथ ही उनमें राष्ट्रीय भावना का विकास हो, उनमें सामाजिक भावना का विकास हो, क्योंकि ये विद्यार्थी ही कल के राष्ट्र के एवं समाज के कर्णधार होंगे। तो इस प्रकार से उनके 4 लेवल थे और इन 4 लेवल्स पर उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। अब उपसंहार समझ लेते हैं। हुसैन साहब बच्चों को क्रिया और अनुभव के द्वारा सीखने के अवसर प्रदान करने के पक्षधर थे। ठीक है, क्रिया और अनुभव, जब बच्चे एक्टिविटी करेंगे तो उन्हें एक्सपीरियंस होगा और उस एक्सपीरियंस के बेस पर वे अपने अंदर बहुत तरह के ज्ञान का फॉर्मेशन करेंगे, ज्ञान का रचना उनके अंदर होगी। साथ ही उनका कहना था कि बालक अपने कार्य में जिस व्यवसाय को चुने हुआ जीवन जीने के लिए नहीं अपितु सामुदायिक जीवन में भी काम आए। केवल जीवन जीने के लिए नहीं बल्कि समाज में उसका क्या रोल है, समाज में उसका क्या इम्पोर्टेंस है, समाज के लिए वो किस प्रकार से प्रोडक्टिव है। ठीक है, तो इन सारी बातों पर फोकस किया। बालक की शिक्षा पूर्णतया बाल केंद्रित हो और उन्हें ज्ञान की खोज करने की स्वतंत्रता दी जाए, है ना, और प्रत्येक लेवल पर बच्चों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। तो ये सारी बातें डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा कही गई थी ऑल इंडिया प्रसारण से, और उन्हीं बातों को एक लेख के रूप में संकलित किया गया और फिर इसी लेख के आधार पर यहाँ पे अब कुछ हम लोग प्रश्न उत्तर समझेंगे, आगे देखते हैं। पहला प्रश्न, डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने जीवन काल में इनमें से किस पद पर आसीन नहीं हुए? तो दिए गए ऑप्शन में कोई भी ऐसा पद नहीं है जहाँ वे आसीन नहीं हुए। राष्ट्रपति पद पर भी आसीन हुए, राज्यपाल बिहार के रहे, कुलपति भी हुए, तो यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा। नहीं सॉरी, क्या कहता है, आसीन नहीं हुए। तीनों पद पर तो आसीन हुए, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, 5वां ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शिक्षा की किस प्रणाली का समर्थन किया? शिक्षक केंद्रित नहीं, शिक्षक केंद्रित प्रणाली का इन्होंने समर्थन नहीं किया। बाल केंद्रित प्रणाली का समर्थन इन्होंने किया। व्याख्यान विधि से शिक्षण का समर्थन नहीं किया। तो दूसरा विकल्प यहाँ पे सही है,
यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। अगला सवाल, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार किस अवस्था में बालकों के शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल सबसे अधिक जरूरी है? तो किस अवस्था में बालकों के शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल सबसे अधिक जरूरी है? तो सबसे अधिक जरूरी है पूर्व प्राथमिक स्तर पर। तीसरा विकल्प हमारा सही है यहाँ पे, पूर्व प्राथमिक स्तर पर, जिसको हम लोग अभी वर्तमान समय में क्या कह रहे हैं, ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये पहला जो हमारा स्ट्रक्चर है, एजुकेशनल स्ट्रक्चर हमारा जो नया है, उसका जो फर्स्ट 5 ईयर का फाउंडेशनल स्टेज है, तो उसके तहत ECCE को समाहित किया गया है। अगला सवाल है, मानसिक विकास की गति किस अवस्था में सर्वाधिक होती है? तो मानसिक विकास की गति यहाँ पे शैशवावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था है। तो यहाँ पर देखिए पहला ही हो जाएगा शैशवावस्था, जब बच्चा जन्म के टाइम से लेकर के 2 वर्ष तक। शैशवावस्था का मतलब तो यहाँ पे यही होगा, है ना। वैसे देखा जाए तो कुल 6 वर्षों तक, जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक सर्वाधिक तीव्र गति से मनुष्य का मस्तिष्क बढ़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में शैशवावस्था है, तो जन्म से लेकर के 6 वर्ष तो नहीं होता है शैशवावस्था, जन्म से 2 या 3 वर्ष तक के लिए माना जाता है। और किशोरावस्था तो आगे की अवस्था है, वयस्कावस्था उसके आगे की अवस्था है, तो हम शैशवावस्था में टिक करेंगे यहाँ पे। डॉक्टर जाकिर हुसैन निम्न में से किसके समर्थक थे? ए है अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था के, नहीं थे। बी है प्राचीन भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षण के, ये सही है। शिक्षा में मानव मूल्यों को शामिल करने के, ये भी सही है। शिक्षा में केवल सैद्धांतिक तथ्यों को शामिल करने के, नहीं, केवल थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल भी उसमें शामिल होना चाहिए। तो बी और सी हमारा चौथा विकल्प सही होगा। अगला सवाल है, भारतीय संस्कृति सबसे बेहतरीन उदाहरण है किसका? एकता का, विविधता में एकता का, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संस्कृति सबसे बेहतरीन उदाहरण है विविधता में एकता का, है ना। तीसरा विकल्प हमारा सही, आसान सा प्रश्न था ये। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार राष्ट्र निर्माण का प्रमुख हथियार क्या है? कृषि है, शिक्षा है, व्यवसाय है, या फिर एक से अधिक है? तो राष्ट्र निर्माण का सबसे प्रमुख हथियार शिक्षा है, एजुकेशन। दूसरा विकल्प सही है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति कब नियुक्त हुए थे? 1965, 1966, 1967, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि राष्ट्रपति के पद पर 1967 ईस्वी में ये नियुक्त हुए थे, और 1969 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी राष्ट्रपति पद पर रहते हुए ही, और इस प्रकार से इनका राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम समय तक का कार्यकाल है। डॉक्टर जाकिर हुसैन का बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्यकाल कब से कब तक का था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार में 1957 से 1962 ईस्वी तक बिहार के राज्यपाल के रूप में रहे थे। अगला सवाल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं? वे सन 1957 से 1962 ईस्वी तक बिहार के राज्यपाल रहे, ये सत्य है। असत्य कथनों को चुनना है। वे 1948 से 49 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए, नहीं, अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुए थे बल्कि सदस्य रहे थे, तो ये कथन गलत है। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये भी रॉन्ग है। मरणोपरांत नहीं, 1962 ईस्वी में ही, 1963 ईस्वी में उनको भारत रत्न दिया गया था। उनकी मृत्यु भारत के राष्ट्रपति पद पर रहते हुए हुई, ये भी सही है। तो बी और सी ये दो कथन गलत हैं, तो चौथा विकल्प हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, बी और सी। तो आज के क्लास में हम लोगों ने डॉक्टर जाकिर हुसैन के मंतव्य को समझा, उनके आलेख को समझा और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखा। उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।